आज हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो हमें दिया है ए 1, बी 4, सी 5 और डी 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अम्ल तो वे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर ए में क्या है, 1 है, बी में 4 है और सी में 5 है, डी में 10 है। तो ए, बी और सी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा डी। आप बता सकते हैं 10। नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पीछे कवच अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा, ए NaCl, बी HCl, सी आपका दे रखा है इसमें LiCl और डी है KCl। तो आपका सही आंसर है HCl। कैसे देखिएगा, तो यहाँ पर कोई विलयन है जो क्या करता है, अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करता है। तो अंडे के पिसे हुए कवच में होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और बनने वाली गैस होती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यहाँ पर देखिए CaCO3 की अभिक्रिया जब कराई जाती है किससे, HCl से, तो यहाँ पर बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये जो उपरोक्त अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो कौन सा होता है, HCl का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, NaOH का 10 ml विलयन, ध्यान रखना है, HCl के क्या करता, 8 ml के विलयन को पूर्णतः उदासीन कर जाता है। यदि हम NaOH के विलयन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के कितनी मात्रा आवश्यक होगी। ए आपको दे रखा, देखिए इसमें ए है 4 ml, बी 8 ml और सी 2 ml और डी है 16 ml। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 16 ml। तो यहाँ पर देखिए NaOH HCl दोनों की मात्रा हमें दी हुई है। NaOH का जो है वो आपको दे रखा है, इसमें कितनी मात्रा थी प्रारंभ में देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कितना, 10 ml, और HCl की कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए HCl की दे रखी है आपको कितनी, 8 ml। अब जिस अनुपात में देखिए मान लीजिए यहाँ पर इसको किया गया 20 ml, तो 20 ml किया गया, तो ये जब 20 ml होगा तो ये आपका इसका जस्ट डबल करना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा 16 ml, इसलिए आपका सही उत्तर होगा 16 ml। अब हम बात करते देखिए तीसरा प्रश्न। अब ये जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें दिया है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी अति अम्लता के उपचार के लिए। तो पहला ए है एंटीबायोटिक, बी आपको दे रखा है एनाल्जेसिक, और सी है एंटासिड और डी है एंटीसेप्टिक। तो देखिए हमें पता है कि अति अम्लता से उपचार के लिए एंटासिड यानी प्रति अम्ल पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां जो प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले आपको क्या करना है, शब्द समीकरण लिखना है और फिर उसके संतुलित समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला जो आपको दे रखा है वह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसकी अभिक्रिया जब दानेदार जस्ते से कराई जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जस्ता, और इसकी अभिक्रिया कराते किससे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इससे कराई जाती है। तो यहाँ पर जो बनने वाला उत्पाद देखेंगे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और दूसरा जो है इसमें बनती है हाइड्रोजन गैस, जो आप लिख सकते हैं प्लस हाइड्रोजन। ये इसका शाब्दिक समीकरण है। इस अभिक्रिया के लिए अब देखिए हम संतुलित समीकरण लिखते हैं, जस्ता यानी कि जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो हम लेते हैं H2SO4 अभिक्रिया होती है। तो क्या देते हैं देखिए, तो यहाँ क्या करता है, जिंक H2 को विस्थापित कर देता है, बनता आपका ZnSO4 और प्लस ये हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसी का, देखिए सेकंड है जो हमें दिया है कि
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम पट्टी के साथ जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। देखिए शाब्दिक समीकरण है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की जो पट्टी है उसकी अभिक्रिया कराई जाती है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको लिखना है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब इनकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर देखिए जो बनने वाला उत्पाद है उसकी हम बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो लिख देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, और बनने वाला अगला है आपका ये प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए अगर इस अभिक्रिया के लिए हम शाब्दिक समीकरण लिखते हैं तो शाब्दिक समीकरण तो ये था ही। रासायनिक समीकरण में Mg प्लस इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl से कराते हैं। तो क्या बनता है आपका? देखिए इसमें MgCl2 प्लस H2। तो ये इसका संतुलित समीकरण हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का ही है, वो आपको दे रखा है नंबर 30। तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया देखिए एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? तो एल्यूमिनियम और उसकी अभिक्रिया करानी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ लिख देते हैं देखिए एल्यूमिनियम, हम लिखते हैं एल्यूमिनियम, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ लिख देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और बनता है देखिए इसके अंदर जब अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि ये अम्ल की अभिक्रिया धातु से, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। और दूसरा जो बनता उत्पाद वह है आपका इसमें हाइड्रोजन। तो ये इसकी सामान्य अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम Al, इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे? H2SO4 से बनने वाला एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 प्लस H2। अब हमें क्या करना? अभिक्रिया अगर संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, जैसे संतुलित नहीं है तो यहाँ 2 लगाना होगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इधर 2 है, उधर भी 2 है। यहाँ पर सल्फर की बात करें इधर 1 है तो हम क्या करते हैं यहाँ 3 लगा देते हैं, तो यहाँ भी आपका ये 3H2 हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है इसका संतुलित समीकरण। किसके लिए? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं किससे? एल्यूमिनियम से। अब इसके बाद में इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसकी अभिक्रिया लोहे के रेतल यानी लोहे के चूर्ण के साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में भी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और फेरस क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपलता है, शब्द समीकरण की बात करें तो आयरन और आयरन की अभिक्रिया हम बता सकते हैं, यानी फेरस जो होता है उसी से कराएंगे। तो आयरन और प्लस आपको करना इसमें हाइड्रोक्लोरिक, तो इससे कराएंगे। और बनने वाला जो उत्पाद है वो आपको दे रखा है आयरन क्लोराइड। देखिए आयरन क्लोराइड बनेगा और प्लस क्या है? हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है? इस शाब्दिक समीकरण के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। आयरन का प्रतीक है Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। बनने वाला देखिए आयरन क्लोराइड, और आयरन क्लोराइड जो है हम लिख सकते हैं FeCl2 प्लस दूसरा है हाइड्रोजन मुक्त होती है क्योंकि अम्ल की धातु से अभिक्रिया है। अब इसके लिए इसको देखिए संतुलित करते हैं तो यहाँ पर Fe 1 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, उधर 1 है तो ये इधर 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन इसको गुणा करके देखते हैं तो ये भी क्या है? कंप्लीट है। तो इस अभिक्रिया के लिए आपका संतुलित समीकरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है वो अम्ल की तरह नहीं होता। क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करते? देखिए एल्कोहल और जो ग्लूकोज होते हैं
उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन वे क्या है कि विलयन में जो है आयनित नहीं होती, यानी आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन, स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इनका जो व्यवहार होता है वो अम्लीय नहीं होता है। इसके लिए आप क्या करें, देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अब ये चालन करते हैं नहीं, तो इस प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार एक बीकर लेंगे और बीकर में क्या करते हैं कि एक रबर कोर्क या किसी लकड़ी के गुटके कर इस प्रकार से 2 लोहे की कीलें ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका रबर कोर्क होता है और यहाँ पर क्या करते हैं, इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए इनको टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से इनको हम क्या करेंगे, टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब बारी बारी से इस बीकर में क्या करना है, ग्लूकोज का विलयन भरेंगे प्रथम बार में, फिर उसके बाद में अगली बार क्या करते हैं, एल्कोहल का विलयन भर के देखते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं। साथ की आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। देखिए आश्रित जल जो होता है वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता और इसीलिए क्या होता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा जल जो होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है और अम्लीय होने के कारण क्या होता है, विद्युत का चालन कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो होता है अम्लीय क्यों नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे जल की अनुपस्थिति में क्या है, अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते, यानी H+ आयन नहीं देते, और H+ आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इसी स्थिति में इनका व्यवहार जो होता है अम्लीय नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए हम करते हैं बात अगले की। तो अगला प्रश्न है आपको 5 नवा प्रश्न, 5 विलयन है और अभी प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 5 विलयन ABCDE जब सार्वत्रिक सूचक से इनकी जांच की जाती है तो इनका जो pH मान है वो क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 आता है। तो इनमें से कौन सा विलयन, देखिए आपसे पूछा जाता है, उदासीन है। उदासीन विलयन के लिए pH मान कितना होता है, 7 है, बता सकते हैं। अब प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय की बात करें तो देखिए हमारे को जो pH मान दिया गया है उसी के अनुसार बताते हैं। तो जिसका अधिकतम pH होगा, सबसे ज्यादा व अधिक प्रबल क्षारीय होता है, तो यहाँ पर वो होगा विलयन C। अब आता प्रबल अम्लीय, यानी जिसका pH मान सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है जैसे यहाँ पर दे रखा 1, तो इसलिए यहाँ का जो आप देखेंगे किसका है 1, तो आप बता सकते हैं कौन सा विलयन है, तो वह होगा B। अब बात करते हैं D है दुर्बल अम्लीय। तो दुर्बल अम्लीय यानी जिसका pH मान 4 है वो दुर्बल अम्लीय है, और दुर्बल क्षारीय यानी कि जिसका pH मान जो 9 होगा वो दुर्बल क्षारीय होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। परख नली A व B में समान लंबाई का हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम जो होता है को पट्टी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 परख नली A व B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लेंगे। परख नली A में देखिए ये आपको ध्यान रखना है, परख नली A में हम क्या करते हैं HCl डालते हैं, और परख नली जो B है, परख नली B, इसके अंदर क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल यानी सिरके का अम्ल मिलाया जाता है। तो हमें पूछा गया कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि किसके अंदर अधिक बुदबुदाहट होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है देखिए HCl और एसिटिक अम्ल, इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है, यानी ये प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल होने के कारण क्या होता है, ये बुदबुदाहट अधिक देगा, बुदबुदाहट क्या देगा, अधिक देगा। तो इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये क्या है, दुर्बल अम्ल, तो बुदबुदाहट जो इससे होती बुदबुदाहट कम निकलती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11वां जो प्रश्न है, ताजे दूध का जो pH मान होता है 6 होता है, सभी को पता है 6 होता है, और दही बनने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए दही जो होता है वो तो इससे क्या होता है, दही दूध से ज्यादा अम्लीय होता है, तो जो इसका pH मान होगा वो क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। इस स्थिति में तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ताजे दूध से जब दही बनता है यानी कि जो होगा तो pH मान जो होगा 6 से कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं
अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक वाला जो है वो क्या करता है, इसके अंदर ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपको दिया है पूछा गया है कि ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर वह क्षारीय क्यों बनाता है। तो देखिए क्षारीय बनाने से क्या होता है, यानी 6 होता है, 6 क्षारक मिला देते हैं तो उसका पीएच मान 6 से अधिक हो जाता है और उससे दही बनने में यानी उसको जमने में अधिक समय लगता है। तो इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब इसी का जो बी प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि इस दूध से, देखिए इसमें है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो पीएच परास होता है वो 6 से आपने बढ़ा दिया ज़्यादा, अब ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसको वहां तक आने में क्या होगा, और भी ज़्यादा समय लगेगा। अतः ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो दही बनता है उसमें अधिक समय लगता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, व्याख्या करिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होता है, वायु की नमी से क्रिया कर लेता है और वायु की नमी से क्रिया करके किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। तो उससे क्या है कि इसी कारण इसको क्या करते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। उदाहरण के यहाँ पे देखिए समीकरण से भी बता सकते हैं कि जिप्सम में जो यहाँ पर आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 डॉट लिख सकते हैं, इसमें आधा अणु जो होता है जल का होता था 1/2 H2O, और जब इसकी अभिक्रिया जल से या नमी से होगी तो देखिए ये क्या होता है, वापस जिप्सम में बदल जाता है। तो CaSO4 डॉट 2H2O, तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है और ये जिप्सम बनने के कारण वापस कठोर हो जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं कि आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए। अब हम बात करते देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण व जल बनता है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए अम्ल प्लस क्षार और इससे क्या बनता है, लवण प्लस जल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें इसके देखिए कोई से भी 2 उदाहरण लिखते हैं, आसानी से दे सकते हैं। जैसे उदाहरण फर्स्ट आपका उदाहरण 1 चाहे लिख सकते हैं NaOH, ये आपका होता है NaOH क्षारक प्लस ये अम्ल HCl अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी लवण जल बनता है। तो यहाँ पर ये जो है अभिक्रिया हो जाती है उदासीनीकरण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 2KOH और इसकी अभिक्रिया अम्ल से करा देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है इससे कराते हैं तो ये बनता है आपका K2SO4 और प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको लिखना होगा 2H2O संतुलित करने के लिए लिख देते हैं। तो ये आपका संतुलित समीकरण हो जाता है और ये आपका दूसरा उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया का।